आज की इस गहन चर्चा में एक बार फिर से स्वागत है। जी बिल्कुल। आज हमारे पास जो स्रोत है ना, वो कोई भारी भरकम शोध पत्र या कोई पुराना ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक YouTube चैनल है स्कल टाउन्स और उनकी एक एनिमेटेड ग्रामीण हॉरर कहानी है जिसका नाम है रहस्यमयी कुआं। रहस्यमयी कुआं, हाँ ये कहानी काफी। अब देखिए, ये सोचना बहुत आसान है कि ये तो महज एक डरावनी कहानी है, लेकिन आज का हमारा मिशन सिर्फ भूतों की कहानी सुनकर डरना नहीं है। सही कहा। हमारा उद्देश्य इसकी परतों को उधेड़ना है। बिल्कुल। हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी लोक कथाओं में, मतलब जो फोकलोर होता है, उसमें मानवीय मनोविज्ञान, हमारी सबसे गहरी जिज्ञासाओं और इंसानी हताशा को किस तरह से पिरोया जाता है। मैं तो ये देखकर सच में हैरान रह गई कि कैसे एक साधारण सी डरावनी कहानी इंसानी फितरत के सबसे अंधेरे कोनों को सामने ला सकती है। इस विचार को अगर थोड़ा और आगे ले जाए ना, तो हम पाएंगे कि लोक कथाएं हमेशा समाज के उन डरों का आईना होती हैं जिन्हें हम खुले तौर पर मानना नहीं चाहते। हाँ, सही बात है। मतलब ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए या रात में डराने के लिए नहीं गढ़ी जाती हैं। इनके भीतर समाज के अलिखित नियम होते हैं, नैतिक चेतावनियां होती हैं। एक तरह से ये पुराने समय का तरीका था ये बताने का कि अगर समाज या प्रकृति के नियमों को तोड़ोगे तो उसका एक बहुत भारी मोल चुकाना पड़ेगा। एग्जैक्टली, बहुत भारी मोल। तो चलिए इस कहानी के उस दृश्य से शुरुआत करते हैं जिसने मुझे सबसे ज्यादा झकझोर कर रख दिया। रोंगटे खड़े कर देने वाली शुरुआत है। मतलब सोचिए, रात के 12:30 बज रहे हैं, चारों तरफ मौत का सन्नाटा छाया हुआ है, जंगल पूरी तरह से शांत है, ऐसा सन्नाटा जो कानों में चुभता है, और उस घने अंधेरे में काले लबादे वाला एक शख्स हाथ में लालटेन लिए एक कुएं की तरफ बढ़ता है। हाँ, वो कुएं वाला सीन। उसकी चाल से ही पता चल रहा है कि वो कोई पानी वानी निकालने तो नहीं जा रहा है। वो कुएं के करीब जाकर रुकता है, बहुत ही सावधानी से उसके अंदर एक पर्ची डालता है, एक पर्ची, और फिर बिना कुछ सोचे अपना जलता हुआ लालटेन उसी कुएं में फेंक देता है, और उसके बाद वो वहां से ऐसे बेतहाशा भागता है जैसे साक्षात मौत उसके पीछे पड़ी हो। ये एक अकेला दृश्य अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े कर देता है। इस दृश्य की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक नियम स्थापित कर देता है, जिसे हम अज्ञात का खौफ या फियर ऑफ द अननोन कहते हैं। बिल्कुल। ये शुरुआत हमें चीख चीख कर बता रही है कि वो कुआं पानी का कोई साधारण स्रोत नहीं है, वो एक वेदी है, एक माध्यम है। वहां साफ तौर पर कोई खतरनाक तांत्रिक क्रिया या अनुष्ठान किया जा रहा है। और डरावनी कहानियों में जब हमें ये नहीं पता होता कि खतरा असल में है क्या, तो हमारा दिमाग सबसे भयानक तस्वीरें बनाने लगता है। हमें नहीं पता वो पर्ची क्या थी, उस पे क्या लिखा था, वो इंसान कौन था, या वो जलता हुआ लालटेन कुएं के अंधेरे में क्यों फेंका गया। लेकिन उस व्यक्ति के भागने का जो तरीका है ना, वो हमारे दिमाग के उस हिस्से को ट्रिगर करता है जो सदियों से खतरे को भांपने का काम कर रहा है। ये इस बात का सबूत है कि जो शक्ति उस कुएं में है वो इतनी भयानक है कि उसे जगाने वाला खुद वहां एक पल भी रुकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। वही तो, वो भागना ही असली दहशत पैदा करता है। अगर वो रुककर इंतजार करता तो शायद इतना डर नहीं लगता। सही बात है। अब इसके बाद कहानी हमें रात के इस खौफनाक अंधेरे से निकालकर गांव के दिन के उजाले में ले आती है। लेकिन मजेदार बात यह है कि इस उजाले में हमें एक अलग तरह का अंधेरा देखने को मिलता है। इंसानी व्यवहार का अंधेरा। हाँ, कल्याणी वाला हिस्सा। बिल्कुल। हम कल्याणी नाम की एक औरत से मिलते हैं। वो अपने आंगन में बैठी है और अपनी बहू पर लगातार अत्याचार कर रही है। मतलब उसे ताने मारती है, अरे ओ सुस्त मुर्गी कहकर बुलाती है। सुस्त मुर्गी। हाँ, और बिना रोके एक के बाद एक काम करवाती है। और वो बेचारी घूंघट वाली बहू सिर्फ अपना घर बसाने की चाह में उसकी हर एक बात, हर एक ताना चुपचाप सह रही है। ये दृश्य ग्रामीण जीवन की एक ऐसी कठोर सच्चाई दिखाता है जो आज भी कई जगह मौजूद है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो पारिवारिक गतिशीलता का ये बहुत ही जाना माना रूप है। एक अत्याचारी और एक पीड़ित। लेकिन लोक कथाओं का अपना एक अलग न्याय तंत्र होता है, कार्मिक जस्टिस जिसे कहते हैं। बिल्कुल। इन कहानियों की खासियत होती है कि इनमें अन्याय ज्यादा देर तक बिना सजा पाए नहीं रह सकता। जब समाज के बनाए नियम किसी कमजोर को न्याय नहीं दे पाते तो वहां प्रकृति या अलौकिक शक्तियां संतुलन बनाने का काम अपने हाथ में ले लेती हैं। कल्याणी का वो जो अहंकार है ना, वो इस बात का सीधा संकेत है कि वो बहुत जल्द किसी बड़ी मुसीबत को बुलावा देने वाली है। और वो संतुलन बहुत ही भयानक तरीके से बनता है। मुझे तो ये हिस्सा पढ़कर ही घबराहट होने लगी थी।
रात का समय है, कल्याणी अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही है। अचानक उसके चेहरे पर पानी की एक तेज धार छपक से गिरती है। एकदम से पानी गिरना? हाँ, वो झल्लाकर और गुस्से में उठती है तो देखती है कि बाहर आंगन की तरफ से पानी की एक पतली सी लहर बहती हुई आ रही है। वो ये देखने के लिए बाहर निकलती है कि आखिर रात के इस पैर पानी आ कहां से रहा है, और वो उस पानी का पीछा करने लगती है। बिल्कुल, वो लहर उसे घर से दूर सीधे उस घने जंगल की तरफ ले जाती है। और जैसे ही उसे वहां पहुंचकर एक अजीब सा डर महसूस होता है ना, वो अपनी गलती मानकर भागने के लिए घर की तरफ मुड़ने की कोशिश करती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बहुत देर। तभी कोई अदृश्य शक्ति बहुत जोर से उसका पैर खींचती है और वो चीखते हुए सीधे उसी रहस्यमय कुएं के अंदर समा जाती है। जंगल में सिर्फ उसकी चीख गूंजती है और फिर वही मौत का सन्नाटा छा जाता है। इस घटना के पीछे का मनोविज्ञान और प्रतीकवाद बहुत गहरा है। हमारी लोक कथाओं में अलौकिक शक्तियां अक्सर कर्मों का हिसाब बराबर करने वाली होती हैं। जो बोओगे वही काटोगे। वही बात है ना। कल्याणी का अपनी बहू के प्रति क्रूर व्यवहार और उसका इस रहस्यमय तरीके से मारा जाना ये दिखाता है कि वो कुआं कोई आम गड्ढा नहीं है। वो एक ऐसा चुंबक है जो नकारात्मक ऊर्जा, क्रोध या पापों को अपनी ओर खींचता है। एक प्राकृतिक न्याय। हाँ, लेकिन इसमें एक और परत है जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वो है पानी का तत्व। देखिए, जीवन के लिए पानी सबसे जरूरी चीज है। ये सृजन का प्रतीक है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ इस कहानी में पानी का वही तत्व जीवन देने की बजाय मृत्यु का कारण बन रहा है, मौत का मार्गदर्शक बन रहा है। पानी की वो धारा कल्याणी को उसके अंत तक ले जाने का एक सीधा रास्ता बन जाती है। ये सच में एक डरावना विचार है कि आपके अपने कर्म आपको एक ऐसे जाल में खींच सकते हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता ही नहीं है। खैर, कल्याणी की इस भयानक घटना के बाद कहानी एक नया मोड़ लेती है और मुख्य पात्र की एंट्री होती है जिसका नाम है रोहन। रोहन, जो शहर से आया है। हाँ, रोहन अपने परिवार के साथ वैसे तो चांदीपुर गांव में रहता है, लेकिन गर्मियों की छुट्टियों में वो अपने दादा दादी के गांव सरूरपुर जाता है। दादाजी उसे बड़े प्यार से पूरा गांव घुमाते हैं, खेत खलियान दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही शाम ढलने लगती है और रोहन जंगल देखने की जिद करता है तो दादाजी घबरा जाते हैं। बुरी तरह घबरा जाते हैं। उनके चेहरे का तो रंग ही उड़ जाता है। और बात को ये कहकर टालने की कोशिश करते हैं कि अरे, जंगल तो हर गांव का एक जैसा ही होता है। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे वो साबित करना चाह रहे हो कि जंगल तो एक ही फ्रेंचाइजी का हिस्सा है, वहां देखने लायक कुछ नया नहीं है। यहीं से असल रहस्य और गहराने लगता है। बड़ों का इस तरह से किसी जगह के लिए साफ साफ खौफ दिखाना किसी भी बच्चे की जिज्ञासा को शांत करने के बजाय उसे और भड़का देता है। बिल्कुल। हम इंसानों की एक बड़ी अजीब फितरत होती है। जिस चीज के लिए हमें मना किया जाता है, हमारा दिमाग उसी की तरफ सबसे ज्यादा भागता है। वर्जित चीजों के प्रति आकर्षण। हाँ, फॉरबिडन फ्रूट। ये बहुत ही बुनियादी मानवीय स्वभाव है। दादाजी का वो डर रोहन के लिए एक चेतावनी नहीं बल्कि एक चुनौती बन जाता है। और ये आकर्षण उसे कितनी बड़ी मुसीबत में डालता है, ये रात के 12:30 बजे देखने को मिलता है। पूरा घर आंगन में चारपाइयां बिछाकर सो रहा है। तभी रोहन को एक बहुत ही अजीब और फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है। रोहन, रोहन। वो आवाज उसे बाहर आकर जंगल घूमने का लालच देती है। जब रोहन मासूमियत से कहता है कि मैं दादाजी को जगाता हूँ, फिर हम सब चलेंगे, तो वो आवाज तुरंत एक शर्त रख देती है। और वो शर्त बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहती है, अगर तुमने किसी को भी जगाया तो मैं चली जाऊंगी। इसके बाद रोहन उस आवाज के सम्मोहन में आकर उसका पीछा करता है और उसे जंगल की तरफ धुएं के बीच काली साड़ी पहने एक औरत की धुंधली सी आकृति दिखाई देती है। अगले दिन शाम को गांव का एक बूढ़ा आदमी, जिसे रोहन काका कहता है, वो भी उसे जंगल जाने से रोकता है और साफ साफ चेतावनी देता है कि वो कोई आम कुआं नहीं है, वहां तो गांव के जवान भी जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। इस पूरी घटना में ना शिकार करने का एक बहुत ही जाना माना सिद्धांत काम कर रहा है। वो रहस्यमयी आवाज ये बहुत अच्छी तरह जानती है कि रोहन की कमजोरी क्या है। उसके उत्सुकता। हाँ, उसकी जंगल देखने की उत्सुकता और उसका बालपन। और सबसे बड़ी बात, वो आवाज जो शर्त रखती है कि अगर तुमने किसी को जगाया तो मैं चली जाऊंगी। ये सिर्फ एक साधारण वाक्य नहीं है। तो फिर क्या है ये? ये शिकार को उसके सुरक्षा घेरे से अलग करने की एक बहुत ही पुरानी और शातिर चाल है। बुरी शक्तियां,
चाहे वे कहानियों के भूत प्रेत हों या असल जिंदगी के कोई खतरनाक इंसान, वो हमेशा अपने शिकार को उसके परिवार, उसके दोस्तों या बुजुर्गों के अनुभव से दूर करके अकेला करना चाहते हैं, ताकि वो कमजोर पड़ जाए। एग्जैक्टली। जब इंसान अकेला होता है तो वो सबसे कमजोर होता है और उसे आसानी से जाल में फंसाया जा सकता है। बाप रे, ये बात सच में सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी बार अनजाने में ऐसे ही किसी लालच का शिकार हो जाते हैं। अब इसके बाद कहानी एक बहुत ही खौफनाक और भावुक मोड़ लेती है। रमेश और चंद्रावती की कहानी। बिल्कुल। चंद्रावती नाम की एक औरत अपने पति रमेश को लेकर गांव के वैद्य जी के पास आती है। रमेश की हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो जमीन पर तड़प रहा है और उसे लगातार खून की उल्टियां हो रही हैं। ये देखकर ही लगता है कि ये कोई मामूली बुखार या कमजोरी तो बिल्कुल नहीं है। लगातार खून की उल्टियां होना शारीरिक रूप से तो किसी गंभीर अंदरूनी बीमारी का इशारा है, लेकिन अगर हम इसे लोक कथाओं के नजरिए से देखें तो इतनी अचानक और भयानक बीमारी अक्सर किसी बुरी नजर, प्रेत बाधा या किसी के किए कराए का प्रभाव मानी जाती है। और वैद्य जी का इलाज सुनकर तो मुझे थोड़ी हंसी भी आई और हैरानी भी हुई। वैद्य जी बहुत मेहनत से जड़ी बूटियां कूटकर उसके लिए दवा बनाते हैं और चंद्रावती को बहुत सख्त हिदायत देते हैं। क्या हिदायत देते हैं? वो कहते हैं कि मिर्ची वाला खाना बिल्कुल मना है, सिर्फ और सिर्फ सादी खिचड़ी देनी है और एक पुड़िया दिन में 4 बार देनी है। मतलब आदमी के अंदर शायद कोई शैतानी ताकत घुस रही है, वो खून की उल्टियां कर रहा है और वैद्य जी कह रहे हैं कि भाई बस मसालेदार खाना मत खाना, मिर्ची से एलर्जी हो। खैर उस वक्त तो वो पुड़िया काम कर जाती हैं, लेकिन दोपहर के 4 बजते बजते रमेश की हालत हद से ज्यादा बिगड़ जाती है। चंद्रावती उसे फिर से वैद्य जी के पास लाती है। वो जमीन पर गिरकर बुरी तरह तड़पने लगता है और यहाँ सबसे डरावनी चीज होती है, उसकी आंखें लाल रंग से चमकने लगती हैं। ये देखकर वैद्य जी भी घबरा जाते हैं और अपने हाथ खड़े कर देते हैं। वो हार मान लेते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि ये कौन सा मर्ज है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा और रमेश को अब कोई नहीं बचा सकता। ये सुनकर चंद्रावती रोने या टूटने की बजाय क्रोधित हो जाती है और सबके सामने कसम खाती है कि चाहे जो हो जाए वो अपने पति को बचाकर ही रहेगी। यहाँ आकर विज्ञान, तर्क और जो पारंपरिक चिकित्सा है वो पूरी तरह से दम तोड़ देते हैं। ये दृश्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। वो क्या? जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब इंसान अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए देखता है, तो वो हताशा में किस हद तक जा सकता है? चंद्रावती का वो गुस्सा दरअसल उसकी बेबसी और हताशा का ही रूप है। डूबते को तिनके का सहारा। बिल्कुल। और यहाँ चंद्रावती किसी भी अंधेरे कुएं में छलांग लगाने को तैयार है। और रही बात रमेश की लाल चमकती आंखों की, डरावनी कहानियों में ये किसी बीमारी का नहीं बल्कि किसी बुरी साया या पोजेशन का साफ संकेत है। मतलब मामला शरीर से बाहर जा चुका है। हाँ, रमेश की ये बीमारी अब शरीर की नहीं रही, ये आत्मा और किसी दूसरी दुनिया की लड़ाई बन चुकी है। और चंद्रावती का वो अटल विश्वास कि मैं इसे बचाकर रहूंगी, ये दिखाता है कि वो अब एक ऐसे रास्ते पर कदम रखने वाली है जहां सही और गलत के सारे मायने बदल जाते हैं। इसके बाद कहानी फिर से उसी रात के सन्नाटे में लौटती है। रोहन वाले सन्नाटे में। हाँ, रोहन, जिसे काका और दादाजी ने इतनी चेतावनी दी थी, वो आखिरकार चुपके से जंगल पहुंच ही जाता है। वहां एक अजीब सी दम घोंटने वाली शांति है। वो देखता है कि कुएं के पास भीषण गर्मी के मौसम में भी जमा देने वाली ठंड है। और फिर उसे वो औरत दिखती है। बिल्कुल, उसे वहां एक दृश्य दिखाई देता है। एक औरत जिसने पूरा काला लबादा पहना हुआ है, वो हाथ में लालटेन लिए उसी कुएं की तरफ आ रही है। वो औरत कुएं की मुंडेर पर अपना लालटेन रखती है, अपने दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ एक नजर का चश्मा कुएं के गहरे अंधेरे में फेंकती है। एक नजर का चश्मा? और फिर ठीक उसी तरह वो जलता हुआ लालटेन भी कुएं में फेंककर वहां से बहुत तेजी से भाग निकलती है। ये इस पूरी कहानी का सबसे अहम सुराग है। यहाँ आकर कहानी की शुरुआत का वो रहस्यमयी दृश्य जहां वो अनजान व्यक्ति कुएं में पर्ची डाल रहा था और ये नया दृश्य आपस में जुड़ जाते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक दोहराए जाने वाला पैटर्न है। वो ये सोचकर जा रहे हैं कि वैद्य जी के मना करने के बाद रमेश अब तक मर चुका होगा। लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रमेश अपनी पत्नी के साथ आंगन में एकदम ठीक ठाक सही सलामत बैठा है। उसके चेहरे पर कोई बीमारी नहीं है। चिकित्सा और विज्ञान के हिसाब से ये किसी चमत्कार से कम नहीं।
या कहें तो ये पूरी तरह से असंभव है। कोई व्यक्ति जो कुछ घंटों पहले खून की उल्टियां कर रहा हो, मौत की कगार पर हो, वो रातों रात स्वस्थ नहीं हो सकता। बिल्कुल असंभव। वैद्य जी भी ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। तभी वहां मौजूद गांव के एक आदमी की नजर घर की चौखट की तरफ जाती है और वो चौंक कर उंगली से इशारा करता है। वहां दरवाजे की चौखट के ऊपर एक काली मटकी टंगी हुई है। काली मटकी? उस मटकी को देखते ही मुखिया और वहां खड़े सभी गांव वालों के चेहरों का रंग उड़ जाता है। मुखिया तुरंत समझ जाते हैं कि क्या हुआ है और वो चंद्रावती से बहुत गंभीर आवाज में कहते हैं, चंद्रावती, तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। चंद्रावती पलटकर जवाब देती है कि उसके पति के बचने पर खुश होने की बजाय लोग उसे ताने मार रहे हैं। लेकिन इसके बाद तो पूरे गांव का माहौल ही खौफनाक हो जाता है। शाम होते ही गांव की सड़कें खाली हो जाती हैं। लोग डर जाते हैं। बहुत ज्यादा। लोग डर के मारे घरों में कैद हो जाते हैं और जो गिने चुने लोग बाहर निकलते भी हैं, वो अपने हाथों में हल्दी की गांठें कस के पकड़कर घूमते हैं ताकि किसी अनजान खतरे से बच सकें। इस सब का असल मतलब क्या है? ये मटकी, ये अचानक फैलने वाला डर? इस पूरे रहस्य का जवाब हमें कहानी की उन छोटी छोटी कड़ियों में मिलता है जो अब तक बिखरी हुई थी। चलिए इन्हें एक साथ पिरोते हैं। रोहन ने रात को 12 बजे एक काले लबादे वाली औरत को कुएं पर देखा था। हाँ, देखा था। उस औरत ने कुएं में एक नजर का चश्मा फेंका था। और वो चश्मा किसका हो सकता है? चंद्रावती का। बिल्कुल, वो चंद्रावती का ही चश्मा था। ये इस बात का एकदम साफ सबूत है कि चंद्रावती ने कुएं की उस बुरी शक्ति के साथ एक डार्क बार्गेन या काला सौदा किया है। ओहो। उसने मौत के साथ एक शैतानी समझौता किया है। अपने पति की जान बचाने की चरम हताशा में उसने रात के उस घने अंधेरे में कोई खतरनाक तांत्रिक क्रिया की और कुएं में कुछ भेंट किया। हो सकता है उसने किसी और की जान की बलि चढ़ाई हो या कोई बहुत भारी कीमत चुकाई हो, ताकि मौत के उस नियम को पलटा जा सके। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने अपने पति को बचाने के लिए उस कुएं की ताकत का इस्तेमाल किया। जो काम वैद्य की दवा नहीं कर पाई, वो उस अंधेरे सौदे ने कर दिया। एकदम सही। और यही कारण है कि गांव वालों का डर रमेश के जीवित होने से नहीं है। उनका असली खौफ उस चौखट पर टंगी मटकी से है। वो मटकी क्या दर्शाती है? हमारी ग्रामीण परंपराओं में दरवाजे पर लटकी इस तरह की काली मटकी, खासकर जब कोई बीमार व्यक्ति अचानक उठ खड़ा हो, तो उसे काले जादू और बुरी शक्तियों को घर में जगह देने का खुला प्रतीक माना जाता है। वो मटकी पूरे गांव के लिए एक ऐलान है कि यहाँ प्राकृतिक नियमों को तोड़ा गया है और किसी बुरी शक्ति को बुलाया गया है। हाँ। और अब रही बात उन हल्दी की गांठों की। आयुर्वेद और भारतीय संस्कृति में हल्दी को सिर्फ एक मसाला नहीं, बल्कि सुरक्षा और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। नकारात्मक शक्तियों को दूर रखने का एक पुराना उपाय। इसीलिए लोग उसे लेकर घूम रहे थे। हाँ, क्योंकि उन्हें पीढ़ियों के अनुभव से पता है कि जब कोई इंसान किसी शैतानी ताकत से सौदा करता है तो उसकी कीमत कभी छोटी नहीं होती। वो कीमत सिर्फ सौदा करने वाले को नहीं, बल्कि पूरे समुदाय को चुकानी पड़ सकती है। चंद्रावती ने अपनी हताशा में पूरे गांव की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया है। बाप रे, ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है कि कैसे अथाह प्यार और गहरी हताशा इंसान से कुछ भी करवा सकती है, यहाँ तक कि उसे विनाश के रास्ते पर भी ले जा सकती है। बिल्कुल। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये बात पूरी तरह से साफ हो जाती है कि रहस्यमय कुआं महज एक भूत प्रेत की कहानी नहीं है। ये दिखाती है कि इंसान के भीतर कितना अंधेरा हो सकता है। एक तरफ कल्याणी थी जिसका अहंकार ही उसके विनाश का कारण बना, और कुएं ने उसे उसी के कर्मों का फल दिया। हाँ, और दूसरी तरफ चंद्रावती थी जिसका प्यार और उसकी बेबसी इतनी गहरी थी कि उसने एक ऐसा खौफनाक रास्ता चुन लिया जो अब पूरे गांव के लिए खतरा बन गया है। ये देखना दिलचस्प है कि इंसान की भावनाएं ही अक्सर उसके सबसे बड़े दुश्मन या मार्गदर्शक साबित होती हैं। जब हम अपनी हदों को लांघते हैं, चाहे कल्याणी की तरह घमंड में या चंद्रावती की तरह दुख में, प्रकृति उसका कोई न कोई परिणाम जरूर देती है। प्राकृतिक सीमाओं को तोड़ना कभी भी सुरक्षित नहीं होता। और इस पूरी कहानी की सबसे डरावनी बात तो ये है कि ये कहानी रमेश के ठीक होने पर खत्म नहीं होती। कहानी के बिल्कुल अंत में हम सुनते हैं कि उस मासूम बच्चे रोहन को फिर से वही फुसफुसाती हुई आवाज बुला रही है, रोहन, रोहन, मेरे पास आओ। हाँ, मैं आज तुमको जंगल घुमा लाती हूँ। इसका सीधा मतलब है कि वो खतरा टला नहीं है। वो शैतानी ताकत अभी भी उसी कुएं के आसपास मंडरा रही है, एक नए शिकार का इंतजार कर रही है। बुराई की यही फितरत होती है, वो कभी पूरी तरह से शांत या खत्म नहीं होती।
वो बस किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में रहती है जो फिर से किसी लालच में आए, किसी नियम को तोड़े या हताशा में डूबकर उस कुएं के पास पहुंच जाए। इस कहानी ने ना बहुत सारे गहरे सवाल खड़े किए हैं। एक जमाने में लोग जंगलों के अंधेरे कुओं से डरते थे, लेकिन ये सब देखकर एक बड़ा ही अजीब सा विचार मन में आता है। वो क्या? श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात है कि आज के इस आधुनिक युग में हमारे वो रहस्यमय कुएं कहाँ हैं? शायद इंटरनेट का वो सबसे गहरा कोना जिसे हम डार्क वेब कहते हैं, वही आज का रहस्यमय कुआं है। एक ऐसी जगह जहाँ इंसान आज भी अपनी हताशा, लालच या स्वार्थ में आकर ऐसे ही अदृश्य और खतरनाक सौदे कर रहा है। बहुत गहरी बात है ये। है ना? बिना चेहरे वाले लोगों के साथ होने वाले ये सौदे भी बिल्कुल उसी तरह के हैं, जिनकी कीमत अंततः सिर्फ एक इंसान को नहीं, बल्कि हमारे पूरे समाज को चुकानी पड़ती है। तो अगली बार जब कोई ऐसा अंधा कुआं दिखे, तो खुद से पूछिएगा कि असली अंधेरा उस कुएं के अंदर है या इंसान के अपने दिमाग के भीतर। इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं।